So we are going to now start with the payment of tax का topic. That will be the last part of the segment of payment of tax. मामूली सी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर बची हैं, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं रह गई हैं। सबसे पहले अगर मैं पेमेंट ऑफ टैक्स का आपको रिकॉल ही करा दूं तो मैंने एक चीज बोली थी, व्हेन इट कम्स टू पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे ना तीन तरह के लेजर बनते हैं जो गवर्नमेंट ही आपके लिए बनाता है। एक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। यहाँ पे लाइबिलिटी डिसाइड कैसे होती है मैम कि हमारी लाइबिलिटी कितनी है? जब आप जीएसटी रिटर्न अपने भरते हो, अपना आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न भरते हो, सेल्स टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं कि सेल्स हमने कितनी की, आउटवर्ड सप्लाई हमने कितना किया, जब आप वो क्या करते हो, फुलफिल करते हो, तो वो रिटर्न भर के लास्ट में आता है कि क्योंकि आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है तो आपका जीएसटी पेबल कितना है। तो वो जीएसटी पेबल कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट को ही तो रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, देन दिस विल गो टू द गवर्नमेंट। जब ये मैम गवर्नमेंट के पास जाता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपने अपलोड कर दी, तो गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आउटवर्ड सप्लाई कितना हुआ था, और जितना आउटवर्ड सप्लाई हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आउटवर्ड सप्लाई तुम्हारा जीएसटी पेबल कितना होने वाला है। और ये जीएसटी पेबल वो कहाँ लिखेंगे? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में। अब लाइबिलिटी रजिस्टर कुछ तो याद आ रहा है, आपने कहा था गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तो अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मेरा लाइबिलिटी, मुझे दिख रही है मेरी लाइबिलिटी, बट अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे आके देखूं तो गवर्नमेंट के लिए तो ये असेट है कि उनको पैसा मिलने वाला है, जीएसटी के नाम का पैसा मिलने वाला है। तो जब जब मैं सेल्फ असेस करके क्या करती हूँ, टैक्सेस निकालती हूँ कि इतना टैक्स पे करना है, या फिर मेरी डिमांड निकलती है, या फिर मुझ पे इंटरेस्ट निकलता है, या फिर मुझ पे पेनल्टी निकलती है, जब जब गवर्नमेंट के लिए मेरा देना बढ़ता जाता है कि आई हैव टू पे, आई हैव टू पे, आई हैव टू पे, गवर्नमेंट उसको उल्टा क्या करेगी, डेबिट करेगी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में। बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट देखे तो दैट इज असेट फॉर द गवर्नमेंट, लाइबिलिटी फॉर द पर्सन। सिमिलरली उल्टा हो गया मैम, लाइबिलिटी कम भी तो हो सकती है, हाँ गवर्नमेंट से गलती हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, हमने सोचा था कि सेल्स सेल्स इतनी की है, हो सकता है गलती से 1 लाख लिखने की जगह 10 लाख लिखा गया होगा हमसे, कुछ गलतियां तो हमसे भी हो सकती हैं। तो मैम हमारी लाइबिलिटी रिवर्स हो सकती है, कम हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के लिए तो असेट चली गई, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देगी, असेट डिक्रीज मतलब क्रेडिट, तो फिर लाइबिलिटी रजिस्टर आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। क्या ये बात हमने कर ली थी मैम? अब लाइबिलिटी तो पता चल गई कि चलो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बता दिया भाई ये तुम्हारी लाइबिलिटी है। हम क्या करें, पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लेजर की तरफ। कौन सा लेजर? क्रेडिट लेजर। क्योंकि मुझे ऐसे ही कैश में पूरा पैसा नहीं डालना है। लाइबिलिटी समझ में आ गई, गवर्नमेंट बोल रही है 1 लाख रुपीज पे करो, ये जेब से निकालो 1 लाख रुपीज, नहीं नहीं नहीं, जेब में वापस रखो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ योर इनवर्ट सप्लाई, जब तुमने क्या किया होगा, इनवर्ट सप्लाई लिया होगा, एट द टाइम ऑफ योर इनवर्ट सप्लाई तुम ऑलरेडी टैक्स पे करके आए हो कि नहीं, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गया कि नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर गवर्नमेंट की नजर में क्या है, ये लाइबिलिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं बंदा अपना क्या लेने आएगा, बेनिफिट लेने आएगा, और गवर्नमेंट को उसको देना ही पड़ेगा। तो वेन एवर योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट इंक्रीज इट गेट क्रेडिटेड, और क्रेडिट डिक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है। याद आया? तो हमने आईटीसी को देखा, एडजस्टमेंट कर दिया, लाइबिलिटी माइनस आईटीसी, अभी भी पेबल आ रहा है। अब ये पेबल आप कहाँ से पूरा करोगे मैम? क्योंकि आईटीसी खत्म। हमने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन भी देखा था आईटीसी का। आईटीसी में मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन का भी अभी पॉइंट कर लेते हैं। पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से निपटाओ, सीजीएसटी को सीजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से कर लो, ठीक है मैम, बैलेंस बच गया। अगर बैलेंस बच गया और क्रेडिट बचा है सब में तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आईजीएसटी कंप्लीट हो गया, अभी पेबल ही आ रहा है, तो आईजीएसटी किसको ढूंढेगा, पहले सीजीएसटी को, सीजीएसटी खत्म होने के बाद जाएगा एसजीएसटी के पास, एंड वाइस वर्सा वैसा ही होता है। सीजीएसटी के लिए भी पहले आईजीएसटी के पास जाता है, लेकिन सीजीएसटी कभी एसजीएसटी की हेल्प नहीं करता, और एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी की हेल्प नहीं करता है।
अंडरस्टूड। ये सब करने के बाद मैम पता चल गया कि भाई 1 लाख आपने बोला था, सपोज करो 70,000 वगैरह आईटीसी वाईटीसी हो गया, 30,000 इज नाउ पेबल। कैसे पे करे? कैश। तो मैं मेरे बैंक अकाउंट से क्या करूंगी, मेरा बैंक अकाउंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अलग है, बट बैंक जैसा ही है, रूल वैसे ही है। मैंने बैंक से पैसे निकाले और ये कैश लेजर में जमा करके आ गई। अगर मैं मैम बैंक चल के जा रही हूँ, तो बैंक चल के जाओगे तो आप 10,000 तक ओवर द काउंटर आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैम इलेक्ट्रॉनिकली करना हो तो भी कर सकते हो, बट कैश लेजर में डालो पैसा। अब कैश लेजर हमारे लिए क्या, बैंक अकाउंट जैसा ही है, सेम। और गवर्नमेंट के लिए क्या है, लाइबिलिटी जैसा है। क्यों? अभी देखो, मैंने जैसे ही पैसा डिपॉजिट किया, अभी पता थोड़ी ना है कि मैं उससे टैक्स पे करूंगी या नहीं, मैंने चलो पेमेंट कर दिया, बैंक में पैसा डाल दिया। गवर्नमेंट के लिए कैसा होगा, बैंक के लिए कैसा होगा, यार ये कभी भी पैसा मांगने आ गया तो सेम पेज पे जैसा बैंक का रूल चलता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रूल चलता है। अंडरस्टूड। तो जैसे बैंक में मैं पैसे डालती हूँ तो उल्टा क्रेडिट बोलता है वो, क्यों? क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। वैसे यहाँ कैश लेजर में मैं डालूंगी तो वो क्रेडिट बोलेगा, और जब जब मैं उसको यूटिलाइज करूंगी वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये हमने सारी बातें कर ली। अब इसके अलावा एक्चुअल में बात करने के लिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा चीज है, पहले वो बता रही हूँ, फिर ये रीडिंग रीडिंग की रस्म अपन निभा लेंगे, ठीक है। अब एक चीज तुमने मेरे साथ ना बहुत पहले सीखी थी, जब चैप्टर नंबर 2 या 3 किया था हमने, चैप्टर नंबर 3, दैट वाज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट तुमने मेरे साथ किया था। क्या था उस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कॉन्सेप्ट? बोलो, क्या है रिवर्स चार्ज? टैक्स का पेमेंट रिसिपिएंट करेगा। ये रहा मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिंपल सी एक बात बोलता है, और वो ये है कि यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी किसकी, टैक्स का कंप्लाइंस किसका? मैम टैक्स का कंप्लाइंस करना पड़ेगा किसको, मेरे रिसिपिएंट को। ये चीज हमने सीखी थी कहाँ पे, आरसीएम में। इज दैट क्लियर? ये तो याद ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अब समझो, ये है मेरा रिसिपिएंट, मैं रिसिपिएंट की बात कर रही हूँ। ये कौन है? ये है हमारा रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट ने क्या किया, सपोज करो कोई ऐसी सर्विस ली, बहुत ध्यान से सुनना। रिसिपिएंट ने सपोज करो कोई ऐसी सर्विस ली जिसके चक्कर में बेचारे को क्या हो गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बीमारी आ गई। तो सपोज कर लेते हैं एडवोकेट की सर्विस ली, और ये हो गया रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। तो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी जब एडवोकेट की सर्विस लेता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो आता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है मैम, इसमें इसमें प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या है। अब सपोज करो ये जो उसने सर्विस ली थी, इस सर्विस की लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी पता है कितनी आई पे करने को? सपोज करो इसको 20,000 पे करना है एज अ जीएसटी। सो लाइबिलिटी फॉर जीएसटी कितनी आई? वो सर्विस कितने की भी हो सकती है, सपोज 20 लाख रुपीज की सर्विस ली, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जीएसटी पे करने को आ गया 20,000 रुपीज। अब इसने दिमाग लगाया, ये क्या दिमाग लगाएगा, बोलेगा 20,000 पेबल है। मैंने कहा पेबल है, 20,000 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, हाँ हाँ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 20,000। लेकिन लेकिन ये बोलेगा चलो ठीक है, मेरे पास आईटीसी पड़ा है, मेरे पास क्या पड़ा है, आईटीसी पड़ा है। सपोज कितना पे करना है, आईजीएसटी पे करना है 20,000। ये बोलेगा आई हैव आईजीएसटी का क्रेडिट, मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट है। एक काम करता हूँ, इसको सेट ऑफ कर लेता हूँ, और सपोज करो पेबल हो गया 0। क्यों? क्योंकि पूरा बहुत है उसके पास आईजीएसटी का आईटीसी, बहुत मतलब बहुत सारा है, तो 20,000 तो यूं ही सेट ऑफ हो गया। ऐसा कौन सोच रहा है? ये बंधु यहाँ पे सोच रहा है कि मैं क्या करूं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो लाइबिलिटी मेरी आई है ना, इनवर्ट टैक्स लाइबिलिटी है, ये आउटवर्ड नहीं है। क्योंकि तुमने परचेज किया है, परचेज करने पे तुमको एक लाइबिलिटी आई है, तो ये इनवर्ट टैक्स लाइबिलिटी है। तो मैम ये जो इनवर्ट टैक्स लाइबिलिटी आई है, ये सोच रहा आईटीसी यूटिलाइज कर लेते हैं। इसकी सोच
सही होती अगर गवर्नमेंट ने मना नहीं किया होता तो। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली क्या बोला है? लाइबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म has to be paid only by payment of cash. It cannot be adjusted in any case from input tax credit. मतलब किसकी प्लानिंग पूरी फेल हो गई? ये भाई साहब की प्लानिंग पूरी फेल हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमेशा कैश में पे होगा, आप अपना आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनको चाहिए था कंप्लाइंसेस हो, उनको मॉनिटरिंग करनी है। तो मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए तो उनको चाहिए ना कि तुम पे करोगे तब तो पता चलेगा तुम्हारा सप्लायर कौन था। प्रॉपर मॉनिटरिंग दे नीड। अंडरस्टूड? लिख लो। हो गया? अब ये हो गया एक कॉन्सेप्ट जो अभी अपने को सिर्फ रीडिंग करना है इसकी। कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, देखो। कई बार क्या होता है, आप आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करना चाहते हो। कौन सी लाइबिलिटी? आईजीएसटी लाइबिलिटी। जिसके लिए आप कई बार क्या करते हो, सीजीएसटी के आईटीसी को यूटिलाइज करते हो। सही बात। कई बार ऐसा होता है आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए आप एसजीएसटी के आईटीसी को भी यूज करते हो। कई बार ऐसा होता है सीजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए आईजीएसटी के आईटीसी को यूज किया जाता है। यस। कई बार ऐसा होता है एसजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए आईजीएसटी के आईटीसी को यूटिलाइज करते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं, देखो, जब भी आपका क्या है, सीजीएसटी यूटिलाइज हो रहा मतलब सीजीएसटी का आईटीसी रिड्यूस हो रहा है ना? एसजीएसटी यूटिलाइज हो रहा है मतलब एसजीएसटी का आईटीसी रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो बोलते हैं कि जब भी सीजीएसटी का आईटीसी रिड्यूस होगा, उसी तरह से आपको आईजीएसटी का आईटीसी बढ़ा लेना चाहिए। तभी तो ये बात पैरेलल हो रही है ना। ये कहाँ लिखा है? अपन आते हैं सीधे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन के ऊपर। इफ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज यूटिलाइज, अगर आप सीजीएसटी का अमाउंट यूटिलाइज करते हैं आईजीएसटी के लिए, ये एक हो गया। या फिर आईजीएसटी को यूटिलाइज कर रहे हो सीजीएसटी या यूटीजीएसटी को पे करने के लिए, या फिर आप आईजीएसटी को यूटिलाइज कर रहे हो एसजीएसटी वगैरह को पे करने के लिए। ठीक है, तो हमने वो केसेस बना लिए वहां पे सेम। तो बोलता है अगर आप सीजीएसटी यूटिलाइज कर रहे हो आईजीएसटी पे करने के लिए, इसका मतलब सीजीएसटी का क्या हो रहा है, आईटीसी रिड्यूस हो रहा है। आईजीएसटी यूज कर रहे हो, इसका मतलब आईजीएसटी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो बोलता है जितना यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि आपने सीजीएसटी को यूटिलाइज किया है आईजीएसटी पे करने के लिए, तो सीजीएसटी रिड्यूस हुआ है। तो बोलता है उतने ही अमाउंट का, इक्वल टू द क्रेडिट सो यूटिलाइज्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्रांसफर दैट इक्विवेलेंट अमाउंट टू रिड्यूस्ड सीजीएसटी अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट। जितना यहाँ पे आप आईटीसी रिड्यूस कर रहे हो, उतना आप आईजीएसटी अकाउंट में पहुंचा दो ना। क्योंकि क्यों किया ऐसा? आईजीएसटी के बैलेंस को ही तो, क्योंकि आपको आईजीएसटी का टैक्स पे करना था।
आपने सीजीएसटी यूटिलाइज किया, तो जो इधर से रिड्यूस कर रहे हो उसको आईजीएसटी में पहुंचा दो ना, कि भाई ये ले तेरे पास आईटीसी आ गया इतना, क्योंकि हमको पेमेंट करना है ना। तो मैं पेमेंट कैसे कर सकती हूँ? या तो मैं आईटीसी यूटिलाइज कर लूं, एक रास्ता ये है। दूसरा है मैं किसी और के आईटीसी को यूटिलाइज करूं। तो दूसरे का आईटीसी कम करना, इसका मतलब आईजीएसटी के बैलेंस को बढ़ाना हो गया ना, कि भाई ले आईजीएसटी का पेमेंट हो गया इतना। आर यू गेटिंग? सिमिलरली, अगर आप आईजीएसटी यूटिलाइज करते हो, मतलब आईजीएसटी यूटिलाइज कर रहे हो इसको पे करने के लिए या फिर इसको पे करने के लिए, तो जब आईजीएसटी यूटिलाइज कर रहे हो आईजीएसटी कम हो रहा है, तो जितना आईजीएसटी कम हुआ है उतने से सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी यूजीएसटी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, या उस अकाउंट में उतना अमाउंट पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि मिला है ना बेनिफिट थोड़ा सा, कहीं और से उधार लेके आ गए हो तुम। इसी तरह से जब हम एसजीएसटी को पे करने के लिए करते तब क्या होगा? तो जब ये रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे एसजीएसटी में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। पर कौन से एसजीएसटी में ट्रांसफर होगा, क्योंकि सेंट्रल तो एक ही होता है, स्टेट बहुत सारी होती है। तो बोलता है जिस स्टेट में वो टैक्सेबल पर्सन या तो रजिस्टर्ड है या फिर क्या है, लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है, उस स्टेट के अकाउंट में क्या करना, ये इंक्रीमेंट या फिर ये ट्रांसफर या फिर एडजस्टमेंट करना, किस स्टेट के अकाउंट में, जिस स्टेट में ये पर्सन रजिस्टर्ड है या लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। अगर मैं बोलूं इन सब में काम का क्या है, सिर्फ ये कि एमसीक्यू में आएगा कि कौन सी स्टेट में आपको इंक्रीमेंट या ट्रांसफर करना है, उस स्टेट में जिस स्टेट में सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है या लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। अब सपोज करो आपने 10,000 रुपए आईजीएसटी के यूटिलाइज किए, तो क्या पूरे 10,000 का एडजस्टमेंट होगा एसजीएसटी में? समझ रहे हो? क्या 10,000 का आईजीएसटी यूटिलाइज किया तो एसजीएसटी में 10,000 का एडजस्टमेंट करोगे? गलती नहीं। याद है सीजीएसटी का 5,000, एसजीएसटी का 5,000, तो ओनली 5,000 विल बी एडजस्टेड टू द एप्रोप्रिएट स्टेट। अंडरस्टूड? तो ये एमसीक्यू में आ सकता है तुम, इसके कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यस एमसीक्यू के लिए ये अच्छा पॉइंट है। डन। अब यहाँ पे पहले ही बोल दो, ये वाला आ गया आपका सेक्शन नंबर 50। अब सेक्शन नंबर 50 में पता है दिक्कत कुछ नहीं है। क्या होता है, जब आपको जितना टैक्स पे करना हो, अगर आप उतना टैक्स पे नहीं करते हो या फिर लेट पेमेंट करते हो टैक्स का, तो इंटरेस्ट लगता है। ये तो मैं अभी भी समझा दूं। इंटरेस्ट कब लेगी गवर्नमेंट? तुमसे चाहिए था टैक्स, तुमने टैक्स पे किया नहीं, या फिर तुमने लेट पे किया टैक्स, तो ये लोग बोलेंगे कि इंटरेस्ट। मेरे को इससे तकलीफ नहीं, ये तो अभी की अभी तुमको समझ भी आ गया कि भाई जब टैक्स पे करना चाहिए था, अगर आपने तब टैक्स पे नहीं किया या फिर कम टैक्स पे किया है तो इंटरेस्ट लगेगा। तो मैम फिर क्यों नहीं करा रहे इसको, अभी खत्म कर दो। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसमें लिखा है या फिर आप आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज करते हो। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कंप्लीटली मैं तब अच्छे से समझा पाऊंगी जब मैं आईटीसी पढ़ा चुकी होंगी, कि आईटीसी अवेल करना क्या होता है, यूटिलाइज करना क्या होता है। अभी हमको बेस नहीं पता है। सो फॉर दैट रीजन हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन 50 को कहाँ तक के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, आईटीसी के लिए। अंडरस्टूड? सिर्फ इस पॉइंट के कारण। डन। ओके। तो ये अभी स्टिकी नोट लगा लेना, इन केस बाय चांस भी हमसे छूट ना जाए कि भाई ये पेंडिंग है अपना। चलो, अब छोटे मोटे से ना कुछ इश्यूज हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखी है, रूल 86A 86B। ये आईटीसी चैप्टर का ही पार्ट है, क्योंकि यार पेमेंट ऑफ टैक्स आईटीसी के बिना होता नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स दिए हैं, ये रूल पूरी तरह से आईटीसी में आएंगे। भले ही यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया है, मैटर नहीं करता आईटीसी में, और वो लिख के भी रखा है इसलिए, क्योंकि यहाँ कट कॉपी पेस्ट फिर से आएगा ये रूल वहां पे। अब ये कुछ क्लैरिफिकेशन है, ये करते हैं अपन। ये क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहा है, क्योंकि ये कैश लेजर से रिलेटेड है, तो ये अच्छे क्लैरिफिकेशन है। बोलता है इशू नंबर 1 क्या आया, वेदर अमाउंट अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर। जो अमाउंट सपोज करो आपके क्रेडिट लेजर में मौजूद है, मतलब आईटीसी अवेलेबल है आपके क्रेडिट लेजर में, क्या आप उसे यूज कर सकते हो टैक्स पे करने के लिए?
अब बताओ इनको क्या समझाएं हम? यही तो हम रामायण कब से पढ़ते आ रहे हैं। अब वो उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई आप यूज कर सकते हो। तो हम खुद ही जानते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई अमाउंट है तो भैया वो है ही इसीलिए ताकि आप क्या कर पाओ, टैक्स पेमेंट के लिए उसको यूटिलाइज कर पाओ। एक्सेप्ट, क्यों लिख रहे हो एक्सेप्ट, क्यों लिख रहे हो? एक्सेप्ट इफ इट इज टैक्स पेबल फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तब आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। और अगर आपको आईटीसी यूज करना है और ये नहीं है तो भी याद है रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस किस तरह से आपको आईटीसी यूज करना है। अब पता है वही रामायण यहाँ पे वापस से लिखी हुई है, क्या बोलते हैं देखो, सेक्शन 49 सबसेक्शन 4, वही कैश लेजर का सेक्शन है ये। बोलता है अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट अवेलेबल है तो हाँ आप उसको यूज में लिखा है, शेल नहीं लिखा, में क्यों? रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन, आरसीएम सब कुछ आएगा ना कि उनके लिए आप तो आप चाहो तो उसे पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं। बट याद रखना किस ऑर्डर में यूटिलाइज करना है, जो हम पढ़ चुके, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी, अंडरस्टूड। फिर ये जो रूल नंबर 86 है ये बोलता है कि डेबिटिंग ऑफ द क्रेडिट लेजर टू द एक्सटेंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। अरे यार अब भी तो अपन ने समझा है, जैसे जैसे आप आईटीसी यूटिलाइज करोगे मतलब आपका आईटीसी कम होता जा रहा है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होती जा रही है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होगी तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, उस अकाउंट को डेबिट करेगी। तो वही बोल रहा है जब जब आप आईटीसी यूटिलाइज करोगे आपका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, अंडरस्टूड। देन फर्दर और आगे कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आउटपुट टैक्स फॉर अ टैक्सेबल पर्सन। आउटपुट टैक्स अगर किसी टैक्सेबल पर्सन को चाहे वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के कारण रजिस्टर हुआ हो या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हुआ बंधु का, किसी भी कारण से रजिस्ट्रेशन हुआ, बस आरसीएम में उसको आईटीसी यूज करने नहीं देंगे। तो वही तो हम कब से बात कर रहे हैं कि यूटिलाइज करो आईटीसी, दिक्कत नहीं, बट आरसीएम में यूटिलाइज मत करना। तुमने सेल्फ असेस किया है टैक्स, यूटिलाइज कर लो। तुमको गवर्नमेंट ने बोला है टैक्स पे करना है, यूटिलाइज कर लो, सब कर लो, लेकिन तुम कब यूटिलाइज नहीं कर सकते, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्या ये अभी हमने पढ़ा था, उसी के बारे में लिखा है, अंडरस्टूड, नया पॉइंट नहीं है कुछ। डन। अब ये क्या लिखा है मैम, whether amount available in credit ledger can be used for the payment of any liability other than tax। अब वो कुछ नया पूछ रहा है, बोल रहा है मुझे टैक्स पे नहीं करना, टैक्स के अलावा पेनल्टी लग सकती है मुझ पे, मेरे पे कोई अदर चार्जेस आ सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, तो क्या मैं उसे इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर चार्जेस के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ? मेरे को नहीं बताना चाहिए ये चीज, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तुमको कि आईटीसी का अमाउंट सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूटिलाइज होता है, और उसका एग्जाम्पल भी किया था हमने कि आईटीसी अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी, आप नहीं यूज कर सकते, ये गलत है। यू कैन नॉट यूज इट फॉर दिस थिंग्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए ही यूटिलाइज होता है। और इसका एग्जाम्पल किया था, याद है वो बाइसाइकिल, 1000 रुपए, 100 रुपए का जीएसटी, मैंने बताया था कि नहीं चलेगा, आपको अलग से पेमेंट करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, वेदर अमाउंट अवेलेबल इन कैश लेजर, अब क्रेडिट की बात नहीं कर रहा है, फिर से देखो, अब वो पूछ रहा है कैश लेजर में पैसा पड़ा है, कैश लेजर का पैसा किसी और लाइबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, उसमें कब रोका है, सिर्फ क्रेडिट वाला यूज नहीं होता है, कैश वाला तो यस 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 यूटिलाइज हो सकता है, अंडरस्टूड। तो क्या ये क्लैरिफिकेशन हमारे लिए कुछ क्लैरिफाई कर गए नया? नहीं, दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो कि हाँ भैया ये सारे तुम्हारे क्लैरिफिकेशंस थे। डन, ठीक है। अब ये क्या है मैम, फिर वही चीज, मैं नहीं बता रही हूँ, तुम मुझे बताओगे कि इसमें लिखा क्या है। मैम रिवर्स चार्ज में जो आईटीसी यूज नहीं कर सकते।
भी बताए। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को आपको कैश में पे करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आईटीसी यूटिलाइज नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। नहीं। अंडरस्टूड। अब मतलब हम थक गए, ये थक नहीं रहे हमको समझा समझा के, तो ये भी क्यूमुलेटिव रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या है मैम? ये क्या क्या है? देखो, जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक हेड आईजीएसटी का बनेगा, सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, सेस होगा। अभी सेस तुमको पता नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं, अभी के लिए नहीं। इंट्रोडक्शन जब चैप्टर आएगा मैं सेस क्या होता है ये बता दूंगी। बट सेज इज नॉट नेसेसरी फॉर सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है इससे। ठीक है। तो देखो क्या होता है, आईटीसी या ओके। जीएसटी तुम इस हेड यस। में भी पे करोगे, इस हेड का भी पे करोगे, इस हेड का भी पे करोगे, इस हेड में भी क्या करोगे, पे करोगे। ठीक है, पे करोगे। अब आईजीएसटी भी मैम कौन कौन से के लिए पे हो सकता है? आईजीएसटी का टैक्स होगा, आईजीएसटी पे इंटरेस्ट हो सकता है, आईजीएसटी रिलेटेड पेनल्टी हो सकती है, पेनल्टी। आईजीएसटी रिलेटेड फीस हो सकती है, आईजीएसटी रिलेटेड अदर चीजें हो सकती है, हो सकती है। तो मतलब एक हेड के सब हेड बन गए ना माइनर हेड। तो एक हेड के क्या बन गए, ये माइनर हेड्स बन गए। तो मेजर हेड ये है और माइनर हेड्स क्या है, ये है। क्या इतनी बात समझ में आई? कुछ नया नहीं है, छोटा सा बस समझाए कि ये अलग अलग माइनर हेड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बोली, ये हम छोटा सा है, सिर्फ तुमको फॉर्म नंबर याद रखना होगा इसका। क्या बोल रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन की बात करते हैं। एक रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो क्या कर सकता है, और रजिस्टर्ड पर्सन टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड। मतलब याद है आईजीएसटी से सीजीएसटी में ट्रांसफर करना, अभी देख रहे थे ना अपन कि इधर यूटिलाइज हुआ है तो इधर सेंट्रल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बोलते हैं खुद रजिस्टर्ड पर्सन भी पता है क्या कर सकता है, एक हेड से दूसरे हेड में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है अमाउंट। अगर वो अमाउंट कहाँ पे है, कैश लेजर। मतलब जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट किया, पैसे भरने गई, मैंने भर दिया सीजीएसटी के नाम पे। फिर बाद में पता चला अरे नहीं यार, ये तो क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, ये तो आईजीएसटी है। मतलब मेरा इंटरस्टेट सप्लाई, मेरे से गलती हो गई थी, गलती से बाय मिस्टेक क्या हो गया, मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से पेमेंट कर दिया, जबकि वो पेमेंट क्या है, एसजीएसटी के नाम से होना चाहिए था। अब मुझे क्या करना है, वो अमाउंट को एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में ट्रांसफर करना है, क्योंकि अभी ये तो कैश लेजर नहीं है ना, बैलेंस गवर्नमेंट तक बात थोड़ा ना पहुंच गई, कैश में मैंने अभी डिपॉजिट किया है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, आप ऐसे माइनर और मेजर हेड में क्या कर सकते हो, कर इधर से उधर कर सकते हो। लेकिन ये करना क्या है, या तो खुद के लिए करो या खुद के डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, बस एक चीज याद रखना। क्या बोल रहा है कि जब भी आप क्या पता है क्या कर रहे हो, सपोज करो ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है, ये लखनऊ में भी रजिस्टर्ड है, और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेम पेन के थ्रू भाई साहब रजिस्टर्ड है। अब समझना मेरी बात, इन्होंने इस दिल्ली के कैश लेजर में 1 लाख रुपीस आईजीएसटी के नाम पे क्या कर दिया, डिपॉजिट। अब यूटिलाइज भी हो गया करके 80,000 का पेमेंट हुआ, और 20,000 का आईजीएसटी अभी भी उनके पास अनयूटिलाइज पड़ा रह गया कैश लेजर में। मतलब इन्होंने ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, टैक्स वैक्स हो हुआ के 80,000 कट पिट के 20,000 अभी भी अकाउंट में बचे हुए कैश लेजर में। अब इसने सोचा यार एक काम करते हैं ना, मेरी ब्रांच है ना लखनऊ की, आई एम द डिस्टिंक्ट पर्सन, मैं एक काम करता हूँ इस कैश लेजर में पहुंचा देता हूँ, और इधर सपोज करो सीजीएसटी के नाम से चाहिए मुझे। तो बोलते क्या ऐसे चलेगा कि एक डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को पहुंचा दे, या फिर आईजीएसटी को सीजीएसटी में कन्वर्ट कर ले, चलेगा? चलेगा। बस एक चीज याद रखना, जिस अकाउंट में तुमने पेमेंट किया है ना, खुद की लाइबिलिटी अनपेड नहीं हो, पहले तुम्हारी खुद की लाइबिलिटी खत्म कर लो। एक्स्ट्रा पेमेंट है तो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, बट पहले खुद की लाइबिलिटी खत्म होनी चाहिए। अंडरस्टूड? मैम कई बार ऐसा भी होता है ना कि अगर हमको एक गलती ये भी होती है, जैसे आप बता रहे थे इंट्रा समझ लिया और चीजें इंट्रा निकली, मतलब गलती हो गई, या फिर गलती नहीं हुई बट मुझे माइनर मेजर हेड में चेंजेस करने, तो ये ऐसे ही हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। आपको ये फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्म फिल करेंगे, जैसे बैंक में मेरा नाम चेंज करवाना है मुझे, तो कुछ फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को ये फॉर्म देना पड़ेगा कि हमको ऐसे ट्रांसफर करना है या फिर क्या करना है, ऐसे नाम चेंज करना, आईजीएसटी से सीजीएसटी में आना है, या फिर वॉट एवर द कंडीशन इज। तो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, ओनली द नेम ऑफ दिस फॉर्म, ये याद रखना, एमसीक्यू। ठीक है, डन। तो ये सारी चीजें वही लिखी है। गलती हो गई, तुमको माइनर मेजर हेड में कुछ ट्रांसफर करना है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को भेजना है, तो बस ये PMT09, तो GST PMT09 फॉर्म करके आप ये चेंजेस कर सकते हैं। डन। और इधर आ जाते हैं, लास्ट पार्ट बचा है, ये बहुत एलिमेंट्री और लास्ट पार्ट, और हमारा चैप्टर खत्म। तुमने मेरे से सुना है, क्या सुना है? हमने सुना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चाहे इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर, पर चालान, पर टैक्स पीरियड, पर चालान, पर टैक्स पीरियड समझाना है अब मुझे। आप ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पहुंचा सकते हो, कैसे भी पहुंचाओ, कैश लो, क्रेडिट कार्ड लो, डेबिट कार्ड लो, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, पैसा हमारे बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहुंच जाना चाहिए, पहुंच गए। लेकिन मैम जब कैश पे करने जा रहे ओवर द काउंटर, आपने कहा ना कुछ समझाना है, क्या लिखा है देखो। अगर आप ओवर द काउंटर जाना चाहते हैं, बैंक में काउंटर के वहां पे करना चाहते हैं, जेब से निकाल के पैसे, यू चालान वहीं पे मैन्युअली सब करना चाहते हैं, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सिर्फ कितना, 10,000। मैम क्या 9,000 हो सकता है? हाँ। 8 हो सकता है? हाँ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है? मैम 11 हो सकता है? नहीं। तो कितना हो सकता है मैम? 10,000। चलो इतनी बात तो मैम समझ गए थे हम, अप टू 10,000। आगे क्या लिखा है? पर चालान, एक चालान के ऊपर 10,000 है। पर पीरियड मतलब पर चालान पर टैक्स पीरियड, मेरे को समझ नहीं आया, क्या एक से ज्यादा चालान हो सकते हैं एक टैक्स पीरियड में? बोलो, क्या एक टैक्स पीरियड में एक से ज्यादा टैक्स के चालान हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। बट मैम ये क्या बोल रहा है, पर पीरियड, इसका मतलब समझ नहीं आया। क्या ये पर पीरियड 1 ईयर है? क्या ये पर टैक्स पीरियड 2 ईयर है, क्वार्टरली है, क्या है? तो समझो, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो अंडर सेक्शन नंबर 10, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम वाले भाई बंधु हो, तो कंपोजिशन वाले के लिए टैक्स पीरियड होता है क्वार्टरली। उनको क्वार्टरली क्या करना होता है, रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, क्वार्टरली टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर आप सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड हो मैम, तो सेक्शन 9 वाले के लिए तो मंथली होता है, उसको मंथली रिटर्न फाइल करने हैं, मंथली टैक्स पे करना है, तो उसका टैक्स पीरियड कितना है, मंथली। तो यहाँ पे इन्होंने पर टैक्स पीरियड, समझ रहे हो क्यों लिखा है? क्योंकि टैक्स पीरियड डिफर अकॉर्डिंग टू द वे यू आर गेटिंग योर सेल्फ रजिस्टर्ड। तुम किस तरह से रजिस्टर्ड हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए टैक्स पीरियड क्या है। तो अगर कंपोजिशन वाले की बात करें तो पूरे क्वार्टर में वो क्या कर सकता है, पर चालान 10,000 से ज्यादा भर नहीं सकता। तो जब जब चालान भरेगा, अलग अलग लोगों के नाम के भरेगा या फिर दूसरे दूसरे सप्लाई के भरेगा, तो पर चालान पे 10 की लिमिट है उस टैक्स पीरियड के अंदर। और यही अगर हमारे नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन होंगे तो उसको मंथली क्या है, टैक्स पीरियड उसका मंथली है। अंडरस्टूड? आया समझ में? अब मैम ऐसा कब होगा, कैसा? कुछ लोगों को ओवर द काउंटर अलाउड ही नहीं है डिपॉजिट करना। ये इंपॉर्टेंट, लर्न करना है, बिल्कुल लर्न करना है, 100% लर्न करना है, क्योंकि कल पेपर देखा है तुमने? कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले, बताओ किन लोगों को ओवर द काउंटर पेमेंट अलाउड नहीं है। और तुम एक और चीज सुनो, अगर तुम लिख के आओगे ओवर द काउंटर 10,000 ही पे कर सकते, गलत गलत गलत, पूरा लिखना, पर चालान पर टैक्स पीरियड। 10,000 नहीं ओवरऑल, चालान वाइज है 10,000 और पूरे टैक्स पीरियड में है। अंडरस्टूड? तो वो बोल रहे हैं किन किन लोगों को अलाउड नहीं है मैम, ये ओवर द काउंटर पेमेंट करना, गवर्नमेंट को अलाउड नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर को अलाउड नहीं है, जो रिकवरी वगैरह लेता है या फिर जो टैक्स कलेक्ट करता है। तो जिसका काम क्या है, कलेक्शन का है, जिसका रिकवरी का काम है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाले, मतलब समझो ना, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या हमारे डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं,
ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते। अंडरस्टूड? आया? इसको क्या करने का, अच्छे से लर्न। 3 स्टार आ सकता है, आराम से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, खत्म? नहीं। अब छोटी मोटी चीज, और छोटी सी चीज बची, वो क्या है? इतना छोटा है, ये सिर्फ तुमको फुल फॉर्म याद रखना है। मैम सीपीआईएन क्या होता है? सीपीआईएन मतलब कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी आप क्या करते हो, एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, जब भी टैक्स पेयर चालान जनरेट करता है तो उसको जो नंबर मिलता है वो सीपीआईएन 14 डिजिट का नंबर है, जो 15 दिन के लिए वैलिड रहता है कि भाई तुम्हारा चालान जनरेट होगी। और यही चालान जब क्या करते हैं, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जब बैंक जनरेट करती है, क्योंकि पेमेंट हो गया, इधर तुमने पहले चालान जनरेट किया, पेमेंट होने के बाद ये वाला नंबर आता है जिसको बोलते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितने डिजिट का रहता है? ये 17 डिजिट का रहता है। पहले के 14 डिजिट ये, आगे के 3 डिजिट बैंक का कोड रहता है। तो ये सब एमसीक्यू चल रहा है कि बताओ सीपीआईएन का फुल फॉर्म क्या है, सीपीआईएन कितने डिजिट का होता है, सीआईएन क्या होता है, सीआईएन कितने डिजिट का होता है, लास्ट के 3 कोड क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है? अरे भाई वो बैंक कोड के हैं लास्ट के 3 डिजिट। अंडरस्टूड? तो दिस इज कंप्लीट योर एमसीक्यू गोइंग ऑन। मैम व्हाट इज बीआरएन? बैंक रेफरेंस नंबर, जो बैंक क्या करता है, जनरेट करके देता है। जिस बैंक का चालान है वो बैंक क्या करेगा, बैंक रेफरेंस नंबर आपको जनरेट करके देगा कि भाई जब तुम पेमेंट करते हो एक रेफरेंस नंबर नहीं आता कि तुम्हारे टैक्स पेमेंट का ये रेफरेंस नंबर है, बैंक जनरेट करके देता है। दैट इज योर बैंक जनरेटेड रेफरेंस नंबर। तो 3 चीजें, सिन, सीपीआईएन और एक हो गया तुम्हारा बीआरएन। मैम फिर ये क्या है? EFPB, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। यहाँ पे हर जगह आप टैक्स पे नहीं कर सकते, जीएसटी पेमेंट करना है तो आप हर जगह जाके टैक्स पे नहीं कर सकते। बैंक अपनी क्या करती है, जो ऑथोराइज बैंक होती है वो किसी ब्रांच को क्या करती है, नॉमिनेट करती है कि उसी ब्रांच में जाके जीएसटी का आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे कि इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, लर्न करना है? हाँ जी, फुल फॉर्म है, आपको बिल्कुल लर्न करना है। ये वो ब्रांचेस है, दिस आर ब्रांचेस ऑफ ऑथोराइज बैंक, ये वो ऑथोराइज बैंक की ब्रांचेस है जिनको अलाउ किया गया है कि जीएसटी का पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। अंडरस्टूड? मैम यहाँ पे अगर कोई ई चालान जनरेट हुआ, कितने दिन तक वैलिड रहेगा? मैंने अभी तुम्हें बताया, ई चालान जब भी जनरेट होता है वो कितने दिन तक वैलिड होता है? 15 दिन। इधर भी कोई चालान ये लोग जनरेट करके देंगे फोकल पॉइंट ब्रांच, वो भी कितने दिन तक वैलिड रहेगी? 15 दिन। चालान हमेशा 15 दिन तक क्या रहता है, वैलिड रहता है। अंडरस्टूड? तो इसको तुम्हें सिर्फ एक रीडिंग देनी है, बट हाईलाइटेड जो है वो क्या है, फुल फॉर्म, डिजिट कितने हैं, और इसकी वैलिडिटी क्या है। ये 3 ही चीजें जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद ऐसा होगा कि कोई ये पूछे कि बताओ डिजिट क्या है, वो एमसीक्यू में कंफर्म आ सकता है बट इसके क्वेश्चन नहीं आने वाले। अंडरस्टूड? सो दिस इज फॉर एमसीक्यू। क्वेश्चन में क्या आएगा, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, वो तो तुम देख ही चुके हो, आईटीसी के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और उसमें दोनों में यू विल यूज योर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का पॉइंट। एक ये जो थ्योरेटिकल ले दे के आ सकता है वो क्या है, ओवर दी काउंटर पेमेंट किन को अलाउड नहीं है। ठीक है, अब मेरे को ना कल जो अपन ने पेपर देखा उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया। क्या आया कि जैसे सप्लाई चैप्टर किया था, अलग अलग चैप्टर किए थे, मैं एक्सपेक्टेड किससे क्या क्या थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं लिखवा दूंगी तुमको, कि इससे ये आ सकता है, इससे ये आ सकता है। बस इतनी मेहनत के बाद ना यार, PA SS दे देना, और कुछ मत देना। ठीक है, तो मैं वो भी उस, लेकिन मैं ऑब्वियसली वो मेंटरिंग में ज्यादा चीजें नहीं दे सकती, मैं वो क्लास में दे दूंगी, वहां पे बता दूंगी कि क्वेश्चन ये है, बट तुमको डिटेल में डिस्कशन में क्लास में ही कर सकती। और उसके लिए वो मैं कर लूंगी, अभी नहीं, हमारी बैच खत्म हो जाए किसी भी संडे को तुमको बुला लूंगी तुम्हारा संडे खराब करने के लिए, कि आज 3 घंटे बैठ के हम सारे के सारे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन निकाल रहे हैं। और एक दिन तो तुम आ ही जाओगे। ठीक है, चलो।
तो दिस कंप्लीट योर वेरी 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 फालतू पॉइंट ऑफ योर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स संपला। अब दे देते हैं तुमको 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि अब तुम सच में बोर होने वाले हो, और बहुत बोर होने वाले हो, बिकॉज द टॉपिक इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, जिसमें मेरे को कुछ नहीं समझाना। मैं सिर्फ तुम्हें बताने वाली हूँ, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये वाले क्या करने हैं, अकाउंट्स बना बना के रखने। कंप्लीट रट्टाफिकेशन। सो डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं कुछ कर सकती हूँ उसके अंदर। इट इज अ कंप्लीट रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स गेट रेडी टू गेट बोर्ड। 5 मिनट्स का ब्रेक इसलिए कि तुम ब्रेक एंजॉय करके आओ, फिर बोर होना ही है तुमको यहाँ। मैम हमको कुछ पूछना था। रिकॉर्डिंग ऑन है, हम लोग लास्ट में करते हैं।
अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड के लिए आई हैव शेयर्ड अ चार्ट, राइट? मैंने ग्रुप पे चार्ट शेयर किया था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड के लिए, रिमेम्बर? Yes, ma'am. वही है, उतना ही लर्न करना है, ठीक है? चलो, गिव मी टाइम, मेरे को अब वो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वेट। एक बार कोई मुझे सेंड करेगा? अब इसको सिर्फ मैं ना एक रीडिंग करके ही बता सकती हूँ तुमको। टू बी ऑनेस्ट, कंप्लीटली इसको रट्टाफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, बट लेट्स सी टू द एक्सटेंट हम क्या कर सकते हैं और इसका, ठीक है? डू आई नीड टू लर्न सेक्शन नंबर? नॉट नीडेड। लर्न कर भी लोगे तो एक ही सेक्शन है, सेक्शन 35। नॉट नीडेड, बट ठीक है, सेक्शन 35। यार एक चीज बताओ, जब तक अकाउंट नहीं बनाओगे, जब तक रिकॉर्ड नहीं रखोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? तुम्हें कैसे पता चलेगा तुमने सेल्स कितना किया है, तुमने परचेस कितना किया है? अरे कल चल के तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन हो गई, कल चल के तुम्हारे यहाँ इंस्पेक्शन हो गया, तो भाई तुम्हारे पास प्रूफ तो होना चाहिए। ये रहे मेरे रिकॉर्ड्स, ये रहे मेरा अकाउंट, देख लो, चेक कर लो, उसके बाद देख लो कि मैंने सही टैक्स पे किया है। मैंने जितना आउटवर्ड सप्लाई बताया था, इनवर्ड सप्लाई बताया था, सब कुछ सही था। दैट मीन्स एक रजिस्टर्ड पर्सन को ही ये सब कुछ कारनामे करने पड़ेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स पे करता है। तो मैम क्या हर एक इंसान को रिकॉर्ड मेंटेन करना है? नहीं, एक रजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। अब मैम कहाँ कहाँ की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा? सिंपल सी बात है, जब भाई साहब ने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, उन्होंने बताया होगा उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, और उन्होंने ये भी बताया होगा, याद है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? ब्रांचेस बताई होंगी। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, सब जगह के सही ट्रू एंड करेक्ट लिखा है। ऑडिट में ट्रू एंड फेयर बोलते हो, गलती से फेयर लिख के मत आ जाना, ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे रहे हो तुम, तुम्हें करेक्ट ही रखना पड़ेंगे अपने अकाउंट्स, एब्सोल्यूट रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें हर जगह के जो, या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कोई प्लेस मेंशन किए तुमने, या फिर एडिशनल या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस का ट्रू एंड करेक्ट आपको अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और मैम अकाउंट्स में क्या क्या रखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग की बुक, मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, इनको प्रोड्यूस करने के लिए तुमने इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई लिया होगा, कुछ आया होगा, कुछ तुमने बेचा होगा, कुछ सर्विसेज ली होंगी, कुछ सर्विसेज ली दी होंगी, जो किया है, प्रोडक्शन किया उसकी बुक्स रखो, इनवर्ड सप्लाई लिया उसकी बुक्स रखो। इनवर्ड सप्लाई गुड्स का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो उनका प्रॉपर अकाउंटिंग रखो। तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, आईटीसी कितना अवेलेबल है, तुमको कितना टैक्स पे करना है, ये सब कुछ तुम्हें अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे इन जनरल। इसके अलावा अगर कोई और चीजें हम प्रिस्क्राइब कर दे, मतलब जीएसटी काउंसिल, तो उसका भी क्या करना होगा, ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट मेंटेन करके रखना होगा। और क्या इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है?
हाँ किया है। क्या क्या लिखा है, क्या क्या गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, उसका सही सही अकाउंटिंग लिखो। सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसकी डिटेल्स रखो। सेपरेट अकाउंट रखो कि एडवांस कितना रिसीव किया, एडवांस कितना पे किया, एडवांस का एडजस्टमेंट क्या है। एक चीज बोल रही हूँ मैं तुमको, इतना रट नहीं पाओगे। और एक टीचर होते हुए बोलते हुए डर भी लगता है ये कि मैं ऐसा कैसे बोल रही हूँ। अगर लगे कि कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा, तो कौन सा नहीं हो पा रहा है वो, ये एक रीडिंग कर ली। तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, भैया रजिस्टर्ड पर्सन को ही बनाना है, ये काम का है। एक रीडिंग कर ली, ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट चाहिए। बाकी क्या आया क्या गया, कितना गुड्स है, कितना आईटीसी है, कितना आउटपुट है, एक मोटा मोटा समझ लो ना कि इतने इतने के रिकॉर्ड्स रखने हैं। कुछ नहीं से कुछ तो लिख के आ ही जाएंगे। एक्स्ट्रा में क्या बोला है, बाहर से क्या मंगवाया, बाहर क्या दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कौन से सप्लाई है। तो मैंने सिर्फ एक वर्ड हाईलाइट किया, आरसीएम वाली चीजें कौन सी है। फिर लिख दो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या आ रहा है। फिर क्या लिख दो, एडवांस से रिलेटेड सारे, एडवांस लिया, एडवांस दिया, एडवांस का एडजस्टमेंट किया। ये मोटी मोटी चीजें भी लिख दोगे तो चल जाए। और नहीं कर पाओ ये टॉपिक, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट समझ जाओ कि एक ही ऐसा है जिसको तुम, ठीक है, पर मैं बोलूंगी नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलना कि छोड़ दो, बट मैं बताऊं मैंने कभी इसको नहीं किया। क्योंकि सीए फाइनल में भी आएगा तो ये 3 नंबर का, और सीए इंटर में तो तुमको आएगा तो भी कितना आएगा, 2 या 3 नंबर का। तो समझ रहे हो ना, रेसिडुअल चीजें छोड़ी जा सकती है, और ये इतना ही रेसिडुअल है। ठीक है, अब तुम याद भी नहीं कर पाओगे, मुझे इतना पता है। देखो मैम, सप्लायर को क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। तो सप्लायर को गुड्स एंड सर्विस जिस पे टैक्स लगा, कौन से गुड्स एंड सर्विस उसने रिसीव किए। सप्लायर को उसमें अपना नेम एड्रेस अब लिखना होगा। सप्लायर को क्या करना है, कौन कौन सी चीजें रखनी है, रिकॉर्ड्स विच आर टू बी मेंटेन्ड ओनली बाय सप्लायर बट नॉट अ कंपोजिशन वाला। मतलब ऐसा सप्लायर जो कंपोजिशन लेवी वाला नहीं है, उसको क्या क्या चीजों का रिकॉर्ड रखना है। उसने जो भी रिसीव किया, जो भी सप्लाई किया, उसका ओपनिंग, मैं बोलूँ ये ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट प्लस सप्लाई। ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना कि परचेस, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस, सेल्स, सब लिख दो वहां पे। एक लिख दो गुड्स लॉस्ट, कोई चोरी हो गई तो ये देखो ना, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये परचेस हो गया, ये सेल्स हो गया। 4 पॉइंट तो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट से ही उठ के आ गए। तो ये देखो, ये कहाँ पे हो गया तुम्हारा, गुड्स के रिस्पेक्ट में। मैम अकाउंट्स के रिलेटेड, टैक्स के रिलेटेड, टैक्स या तो कलेक्ट करोगे या पे करोगे, या पे करना है, या तो ऑलरेडी पे कर चुके हो, या कलेक्ट करना है, या फिर पे करना है या कलेक्ट कर चुके हो। आईटीसी, कितना आईटीसी क्लेम कर लिया, कितना तुमने टैक्स इनवॉइस इशू किया है। फिर डिलीवरी चालान की डिटेल दे दो, क्रेडिट डेबिट नोट की डिटेल दे दो। मैं बोलूँ तुमको सब कुछ याद नहीं रहे, पर कुछ कुछ तो याद रहेगा ना। कि जैसे मैम आपने बताया ना अभी कि एक नॉर्मल सप्लायर को क्या क्या चाहिए, तो ये ट्रेडिंग, बस इतना याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट की चीज है। तो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं कि ट्रेडिंग में ओपनिंग क्लोजिंग 4 पॉइंट तो लिख ही लोगे। टैक्स के रिलेशन में क्या होगा, या तो टैक्स पे करोगे या कलेक्ट करोगे, तो या तो लेना है या देना है, तो 2 पॉइंट तो याद ही रह जाएंगे टैक्स के। आईटीसी कितना क्लेम किया, कितना टैक्स इनवॉइस में, कोई 2 पॉइंट याद रख लो। तो मतलब कुछ भी छोड़ भी नहीं रहे, पर इतना भी है कि थोड़ा थोड़ा सब पता है अपने को इस टॉपिक से। ठीक है मैम, एजेंट को क्या क्या चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। एजेंट भी जो गुड्स रिसीव करता है, या फिर जो गुड्स सप्लाई करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो रिसीव कर रहा है बंदा, या फिर प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो पे कर रहा है, उसकी डिटेल उसको रखनी पड़ेगी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, डिटेल्स ऑफ अकाउंट, इसको जो भी है एजेंट को क्या करने होंगे, प्रिंसिपल को पूरी डिटेल देनी होगी अपने अकाउंट की। और देनी ही पड़ेगी कि तुम्हारे भी आप पे कितना लाया कितना दिया, सारे डिटेल्स उसको किसको देने पड़ेंगे, हर एक प्रिंसिपल के होने चाहिए। फिर उसमें भी कितने गुड्स कितने सर्विस रिसीव किए, ये भी हर प्रिंसिपल के होने चाहिए। मैं एक चीज बोलूं, यही काम का है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या लिया क्या दिया, हर प्रिंसिपल के अकाउंट मेंटेन होने चाहिए सेपरेटली।
इतना लॉजिकल, इतना तो एक लाइन लिख पाओगे ना कि प्रिंसिपल के भी आप पे लेन देन करना, हर प्रिंसिपल का अलग से एजेंट को एक अकाउंट बना के रखना है और उसको सप्लाई भी करना है। और किन लोगों को इस पे टैक्स अगर लग रहा है तो टैक्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना रिसीव किया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना पे किया, उसकी भी डिटेल दे दो। और किन लोगों को अकाउंट्स अब भी बताया था, मैन्युफैक्चरर को क्या क्या अकाउंट बनाने हैं, तो मैन्युफैक्चरर को एक एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल का भी तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कितना लिया, कितना दिया, कितना यूज किया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट। उसकी क्वांटिटी पूरी बतानी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी में खरीदा था, कितनी क्वांटिटी में यूज किया, मंथली। बस ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन अकाउंट मंथली बनाना होता है, उसमें क्वांटिटी भी लिखनी होती है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा याद कर रहे हैं ना अपन, तो फिर से यहाँ आते हैं, क्या सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट बनाने हैं? हाँ। क्या ये जो अकाउंट है एडिशनल प्रिंसिपल प्लेस दोनों के बनेंगे? हाँ। तो ये मोटा मोटा लाइन हो गई कि एडिशनल एंड प्रिंसिपल दोनों प्लेस के। इसमें गुड्स का स्टॉक का डिटेल होगा, टैक्स का डिटेल होगा, आईटीसी का डिटेल होगा, उसके बाद कुछ और चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या किया, आरसीएम वाला सप्लाई कौन सा था, रिसिप्ट कौन सी थी, एडवांस कितना पे किया, एडवांस कितना रिसीव हुआ, एडवांस कितना एडजस्ट हुआ। तो मैंने याद रख लिया, आरसीएम से रिलेटेड पॉइंट है, एडवांस से रिलेटेड पॉइंट है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो मोटा मोटा इतना तो लिख ही लेंगे। फिर इसके बाद मैम, इसके बाद स्पेसिफिकली सप्लायर जो कंपोजिशन वाला नहीं, उसको क्या क्या अकाउंट मेंटेन करने, वो ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग की डिटेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में होता था, उतना लिख लिया। फिर टैक्स पे कितना किया, कलेक्ट कितना किया, पेबल कितना है, खत्म। आईटीसी क्लेम कितना किया, आईटी टैक्स इनवॉइस में कितना टैक्स हमने लिखा है, ये सारी चीजें आ गई। मैम एजेंट, एजेंट को क्या क्या करना होगा? एजेंट के लिए स्पेसिफिकली जरूरी है हर प्रिंसिपल वाइज उसको कितना सप्लाई किया उसने गुड्स का या सर्विस का प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसकी डिटेल, उसने रिसीव कितना किया, उसने सप्लाई कितना किया, हर प्रिंसिपल वाइज उसको ये डिटेल लिखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मैम मैन्युफैक्चरर को स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल के बारे में अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन अकाउंट मंथली बनता है, क्वांटिटेटिव डिटेल सारी होती है इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा मैम सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? तो सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना पड़ेगा? सर्विस प्रोवाइडर भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ तो गुड्स यूज करता होगा ना, तो जो गुड्स यूज करता है उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल उसको लिखनी पड़ेगी कि जो भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसने जो भी गुड्स यूज किए और जो भी सर्विसेज यूज की, उसका पूरा डिटेल भी रखना पड़ेगा और उन डिटेल्स की अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे मुझे ले लो, मैं अगर तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे भी अकाउंट्स बनाने चाहिए, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या क्या चीजें यूज कर रही हूँ, मैं बुक्स यूज कर रही हूँ ना तुमको पढ़ाने के लिए, अगर ये फिजिकल फॉर्म में होती तो बुक्स भी क्या है मेरे लिए, गुड्स जो मैं यूज कर रही हूँ। मैम सर्विस क्या यूज कर रहे हो आप? अरे ये जूम लाइव क्लासेस कैसे हो रही है, जूम की सर्विसेज ले रही हूँ मैं। और अगर ये क्या है, तुम्हारी बुक्स कहाँ से आ गई, प्रिंट होके, प्रिंटर भैया की सर्विसेज तो ली ना मैंने, तो जो जो मैं सर्विसेज ले रही हूँ, जो जो मैं गुड्स यूज कर रही हूँ, उन सब के अकाउंट मेंटेन कर दो। अंडरस्टूड? मैम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले भाई साहब क्या करेंगे? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले भाई साहब को क्या करना है? पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, सबसे पहले तो उस पर्सन का नाम लिखो जिसके लिए ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है, उसका एड्रेस लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क कॉन्ट्रैक्ट? वर्क कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपको शेड्यूल 2 में अच्छे से बताया था, जब शेड्यूल 2 का लास्ट पैराग्राफ कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और अगर गुड्स प्लस मूवेबल का कॉम्बिनेशन हो उसे क्या कहते हैं। उसने शेड्यूल 2 में स्पेसिफिकली लिखा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी कंपोजिट सप्लाई, और उसके साथ रेस्टोरेंट वाली चीज भी लिखी थी, याद है? याद है? याद है कि नहीं? हाँ तो ना तो कुछ तो। Yes, ma'am. मैम कॉम्पोजिट वाली याद है, रेस्टोरेंट वाली याद नहीं थी। यहाँ पे हमको सिर्फ कंपोजिट क्या याद रखना है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब इमूवेबल के साथ
क्या जुड़ता है? सर्विसेज देते हो आप कंस्ट्रक्शन की। इमूवेबल के साथ गुड्स देते हो, तो इमूवेबल के साथ गुड्स का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने पैरा 2 में करा था, शेड्यूल 2 में करा था। याद आ रहा है? अब याद आ रहा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? चलो, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हुआ? उसका नेम एंड एड्रेस। जिनसे ये गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए भी गुड्स एंड सर्विस की जरूरत पड़ेगी, उनका नेम एंड एड्रेस। फिर सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करो। किसको मेंटेन करना है? द पर्सन हु एग्जीक्यूट द वर्क कॉन्ट्रैक्ट। हर एक इंसान का, जिन जिन के लिए तुम वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सबके अलग अलग क्या करना है? प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना है, जिसमें आप बताओगे वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कौन सा वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कितना पैसा गुड्स यूटिलाइज हो गए, कितने गुड्स रिसीव किए गए हैं, इसका मतलब कितना स्टॉक आया, उसकी वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी में स्टॉक आया, कितनी क्वांटिटी में ये यूटिलाइज हुआ। मैं तुम्हें सिंपली बोल रही हूँ कि कहीं पे भी तुम कोई बिजनेस करते हो तो जो लेन देन कर रहे हो, जो स्टॉक आ रहा है, जो स्टॉक जा रहा है, उसका क्वांटिटेटिव पूरी डिटेल लगेगी। उनको बोल रहे हो कि आप ये सारे अकाउंट्स क्या करो, मेंटेन करके रखो। आर यू गेटिंग? वी कैन नॉट लर्न दिस, बट आर यू गेटिंग एन आइडिया कि हर जगह यही यही क्या है, तुमको अकाउंट्स मेंटेन करने। और ऐसे ही अकाउंट किसको मेंटेन करना है? ओनर को। अब एक गोडाउन के ओनर को भी क्या करना पड़ता है? एक ओनर है, जैसे मेरी शॉप है, तो शॉप वाले को कहाँ कहाँ के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? एक तो खुद के यहाँ के, गोडाउन के, वेयर हाउस के, ट्रांसपोर्टर के, हर जगह के उसको क्या करने पड़ेंगे? अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके अलावा अकाउंट सिर्फ ओनर को ही मेंटेन करने होते हैं? नहीं, ओनर भी अकाउंट मेंटेन करेगा, गोडाउन वाला भी स्पेसिफिकली गोडाउन के अकाउंट्स मेंटेन करेगा, वेयर हाउस वाला वेयर हाउस के अकाउंट मेंटेन करेगा, ट्रांसपोर्टर है तो ट्रांसपोर्टर रिलेटेड वो भी अपना अकाउंट मेंटेन करेगा। यार इतनी सिंपल सी बात समझो। जब मैं बोल रही हूँ एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करेगा, अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करेगा। एडिशनल प्लेस क्या है? वेयर हाउस वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, सबके अकाउंट मेंटेन करने। इसी तरह से कोई वेयर हाउस वाला भैया है तो उसको भी तो उस जगह के अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे ना, वो खुद ही मेंटेन करेगा कि उस गोडाउन में कितने गुड्स आए, कितने क्वांटिटी में गुड्स आए, कितने गुड्स डिस्पैच किए, कितने गुड्स रिमेनिंग है, कितने गुड्स हो सकता है ऑब्सोलीट हो चुके हों, तो उसको सारा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ना गोडाउन वाले को भी, कि कितने गुड्स है वेयर हाउस में जो अभी रह गए, कितने गुड्स हैं इस पीरियड में जो गोडाउन में आए हैं, कितने गुड्स डिस्पैच किए, कितने मूवमेंट में, कितने और रिसीव किए, कितने डिस्पोज कर दिए क्योंकि अब काम के नहीं है। आर यू गेटिंग? एक गोडाउन का पूरा बही खाता जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन करना है। मैम ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? ट्रांसपोर्टर कंसाइनर का बताएगा, कंसाइनर कहाँ है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, कंसाइनी कौन है, उसके बाद गुड्स कितने हैं जो ट्रांजिट में है, कितने गुड्स हैं जो डिलीवर हो चुके हैं। तो तुम्हें पता है क्या करना? अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में, तुम सिर्फ ये देखना वो किसकी बात कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, या वो ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं, या वेयर हाउस की। तुम सिर्फ ये सोचना अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर होते तो किन किन चीजों के अकाउंट मेंटेन करते। तो वो चीज एक्चुअली यू कैन राइट लाइक अ बीकॉम वाला आंसर ऑल्सो। एक नंबर तो मिल ही जाएगा पक्का, क्योंकि ऑब्वियस है कि हर एक अकाउंट में क्या आएगा? सर्विस प्रोवाइडर को क्या सर्विसेज यूटिलाइज की, क्या गुड्स लिए, उसका अकाउंट मेंटेन करना है। ट्रांसपोर्टर को कंसाइनर, कंसाइनी, गुड्स इन ट्रांजिट, कितने गुड्स डिस्पैच हो गए, कितने गुड्स पहुंच गए, उसका अकाउंट मेंटेन करना है। आर यू गेटिंग द लॉजिक ऑफ द चैप्टर? आ रहा है समझ में? सिर्फ समझ ही आ रहा है, लर्न तो छोड़ो, इतना तो आ रहा है कि क्या लिखना है। देन इसके बाद अब मैम कस्टोडियन कौन होता है ये समझ लेते हैं। हु इज कस्टोडियन या हु इज फॉरवर्डिंग एजेंट? इसको भी अकाउंट मेंटेन करना है। हाँ जी, इसको भी अकाउंट मेंटेन करना है। मैम कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन मतलब ये कस्टम पोर्ट है। कस्टम पोर्ट मतलब जहाँ पे तुम्हारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके सी रूट से क्या आता है, सामान आता है, तो उसको बोलते हैं कस्टम पोर्ट।
कस्टम पोर्ट पे जैसे सपोज करो ये मेरी शिप आ गई, अब शिप में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, इसको मैम अनलोड कर दिया गया, करेंगे ना अनलोड। अब अनलोड करके तुम्हें क्या लग रहा है एक दिन में जैसे ही अनलोड हुआ और सामान पहुंच जाएगा क्या उसके ओनर तक? जरूरी तो नहीं है, 4-5 दिन रखना भी पड़ सकता है उसको। हो सकता है ओनर के पास अभी फाइनेंस नहीं हो सकता है ओनर के पास अभी जगह नहीं हो उस चीज को रखने के लिए, या फिर ओनर अभी अवेलेबल नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये लोग बोलते हैं कि जब भी अनलोडिंग होके गुड्स रहेंगे ना, तो उसकी देखरेख कौन करेगा? ऐसे तो कस्टम से सुना है ना चोरी भी बहुत होती है, कोई तो चाहिए ना यहाँ पे देखरेख करने के लिए, तो वो होता है बंदा जिसको बोलते हैं कस्टोडियन या फिर क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट। अब इसको क्या करना है, ये गुड्स हैंडल कर रहा है, गुड्स आर हैंडल्ड बाय हिम, ये सारे गुड्स की हैंडलिंग देखता है किसके बिहाफ पे, किसी रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे। तो इसको पूरे ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, और प्रॉपर प्रॉपर ऑफिसर मतलब कस्टम ऑफिसर को बताना पड़ेगा कितने गुड्स इसने अनलोड करवाए, क्योंकि अनलोडिंग भी इसके नजर में ही होती है। जैसे ही गुड्स आए मतलब गुड्स पे किसकी नजर है, कस्टोडियन की पूरी नजर है, कहीं कोई चोरी नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, तो कस्टोडियन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स बना के रखता है। अंडरस्टूड? आया? नाउ हाउ अमाउंट रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, हाउ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। अभी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे, जैसे बोला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मेंटेन करना है ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, और इन पे होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर, इनका एक प्रॉपर बैकअप लेके रखना। मैं क्या बोलूं यार, अकाउंट एंड रिकॉर्ड ऐसे ही रखोगे क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? किसी दिन लैपटॉप खराब हो गया तो सब गया। बैकअप लेके रखो, डिजिटली साइन करके रखो। ऐसा बैकअप लो कि कहीं कोई एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटी कुछ भी हो जाए तो इस बैकअप को तुम रिस्टोर कर सकते हो। ऐसा रखो कि भैया ये रीडेबल फॉर्मेट में हो, ऐसा नहीं कि अल्टा बल्टा कोई भी लैंग्वेज में। अरे इंडिया है तो इंडिया के अकाउंट्स इंडिया के हिसाब से बनाओ कि वो रीडेबल फॉर्मेट में रहे। हार्ड कॉपी भी है तो रीडेबल फॉर्मेट में रखो। फिर उसके बाद प्रॉपर पासवर्ड रखो। कोड्स वगैरह अगर कुछ यूज किए तो ढंग से, अगर अकाउंटिंग बनाते वक्त कोई कोडिंग यूज कर ली तो कोड प्रॉपरली बता दो कि WC मतलब क्या, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन कर दो। और कोई इंफॉर्मेशन जरूरी है तो वो इंफॉर्मेशन भी क्या है आपको उसमें बता के रखनी पड़ेगी। कोई एंट्री आप डिलीट नहीं कर सकते, इनकरेक्ट एंट्री लिखना मत, प्रॉपर लॉग मेंटेन करना एंट्री का, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। कुछ डिलीट भी करते हो तो डिलीट क्यों किया उसका भी एक लॉग मेंटेन करके होना चाहिए कि ये एंट्री डिलीट की गई थी। आर यू गेटिंग? जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको सीरियली नंबर करके रखना होगा, और जब हम चाहें आप हमको प्रोड्यूस करेंगे ऑफिसर को कि ये रहे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इज इट समथिंग कि जो पता ही नहीं है, भाई यार तुम कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑब्वियसली उसमें कुछ इरेज नहीं होना चाहिए, ऐसे रखो कि रीडेबल होना चाहिए, सीरियली नंबर होना चाहिए। जब प्रॉपर ऑफिसर चाहेगा, गवर्नमेंट चाहेगी, आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट उनको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो बैकअप लेके रखो। बैकअप ऐसा होना चाहिए कि कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो भैया रिस्टोर तो कर पाओगे अपने अकाउंट्स को। दिस इज नथिंग बट योर अकाउंट एंड रिकॉर्ड चैप्टर, यही है तुम्हारा अकाउंट एंड रिकॉर्ड चैप्टर। और जो अकाउंट्स तुम बना रहे हो उसका क्या करना होगा, तुम्हें ऑडिट करवाना होगा। और किससे ऑडिट कराओगे? चार्टेड अकाउंटेंट से। और वो ही लोग ऑडिट कराएंगे जिसका फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर क्रॉस हुआ है। ये MCQ के लिए कि किन लोगों को ऑडिट कराना है। ऑडिट उन्हीं लोगों को कराना है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएंगे। हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट कितनी संभाल के रखें? 1 दिन, 2 दिन, 4 साल, 6 साल, 10 साल, कितना संभाल के रखना है? ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको 72 मंथ्स तक संभाल के रखना है। कहाँ से चालू होगा ये 72 मंथ्स? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग योर एनुअल रिटर्न ऑफ दैट ईयर। मैम एनुअल रिटर्न तो कब फाइल होता है? ड्यू डेट लिखा है यहाँ, 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। तो 2024 का एनुअल रिटर्न आप क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2025 में क्या करेंगे? फाइल करेंगे। तो जो ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट से 72 मंथ्स तक आपको क्या करना है? इसको रिटेन रखना है।
मैम जरूरी है इतना ही टाइम नहीं, अगर आपकी अपील वगैरह चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस खत्म होने के बाद 1 साल तक और रखो, या फिर जब तक वो बोलते हैं तब तक कि इतने साल तक तुम्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल के रखने पड़ेंगे तो उतने साल तक संभाल के रखेंगे। और अगर कुछ नहीं बोला तो कोर्ट केस खत्म होने के बाद 1 साल तक और एक्स्ट्रा तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। मैम इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब तक तुमको क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो 1 साल और। आर यू गेटिंग? तो जनरली कितना टाइम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स। मैम अपील वगैरह चल रहा है तो अपील डिस्पोज होने के बाद 1 ईयर, इन्वेस्टिगेशन डिस्पोज होने के बाद और 1 ईयर। तो या तो 72 मंथ्स या डिस्पोजल का 1 ईयर, विच एवर इज लेटर। दोनों को कंपेयर कर लेना, ऐसा नहीं हो कि जल्दी से अपील खत्म हो गई, 1 साल खत्म हो गया और 72 मंथ्स उससे बाद में आ रहा है। तो आइदर 72 मंथ्स और 1 ईयर फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अपील एक्सेट्रा, विच एवर इज लेटर। अंडरस्टूड? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में क्या मुझे काम का दिखा अब तक, ये कि ऑडिट कब करवाना है, उसका टर्नओवर लिमिट, ऑडिट किससे करवाना है, इसको रिटेन कब तक रखना है, द टाइम लिमिट दैट इज 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर एनुअल रिटर्न और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द अपील और इन्वेस्टिगेशन, विच एवर इज लेटर। अंडरस्टूड? आया? अब मैम हमेशा क्या चार्टेड अकाउंटेंट ही है जो भैया ऑडिट करेंगे? नहीं, यहाँ पे अब एक और चीज लिखी है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट है, किसकी है? गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं करता है, सीएनएजी करता है, या फिर कोई स्टेच्यूटरी ऑडिटर जो अपॉइंट किया गया है। अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट है तो हु विल डू द ऑडिट? इट इज नॉट चार्टेड अकाउंटेंट, इट विल बी डन बाय सीएनएजी और द स्टेच्यूटरी ऑडिटर एज अपॉइंटेड। ठीक है, डन। मैम कभी ऐसा हो जाए हमसे, क्या हो जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन नहीं की, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो उसके लिए यस आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी आपको। ऑफेंस एंड पेनल्टी का चैप्टर्स ये फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, बट बोलते प्रॉपर ऑफिसर आपके फिर अपने अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे कि उनको जो टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज लगता है कि आपकी लाइबिलिटी इतनी होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से लाइबिलिटी निकालेंगे और डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। मैम ये कहाँ से वर्ड लाए, डिमांड एंड रिकवरी? दिस इज चैप्टर इन सीए फाइनल, सेक्शन 73 डिमांड एंड रिकवरी का है। अगर आपने गलती की है, जानबूझ के नहीं, गलती हुई है, इंटेंशनल नहीं है, तो 73 सेक्शन में डिमांड आएगी। और आप फ्रॉड कर रहे हो, जानबूझ के गलतियां कर रहे हो, तो फिर 74 में आपकी डिमांड रेज होगी। अंडरस्टूड? आया समझ में? तो अगर मैं कंसाइज करूं पूरे चैप्टर को, कितने टाइम तक रखोगे अकाउंट संभाल के? 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील और इन्वेस्टिगेशन, विच एवर इज लेटर। Who will do the audit? Chartered accountant in general, but if it is government, अगर यहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो इट वुड नॉट बी डन बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट बट बाय अ सीएनएजी और स्टेच्यूटरी ऑडिटर एज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। What if we have not maintained books of account? 73 74 सेक्शन might apply, बट डिटेल तो आपको सीए फाइनल में, तो इससे एक्सपेक्टेड नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, बट प्रॉपर ऑफिसर अपने अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। और पुराने उस पे आए तो मैम सर्विस प्रोवाइडर को क्या क्या करना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करते वक्त गुड्स एंड सर्विस कौन सी यूज कर रहा है उसकी डिटेल रखेगा। एजेंट को प्रिंसिपल वाइज सारी डिटेल रखनी है। मैन्युफैक्चरर को ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना, टैक्स वाले कुछ पॉइंट्स है, आईटीसी के कुछ पॉइंट्स है वो याद रखना। मैम ये सारे अकाउंट्स किसको बनाने, एक रजिस्टर्ड पर्सन को। एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस एज वेल एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, सबके लिए उसको क्या करने हैं, अकाउंट्स बना के चलने। ऐसे अकाउंट बनाओ जिनका बैकअप रखोगे, इसमें आप एडिटिंग नहीं करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे तो उसका लॉग बना के रखेंगे। ऐसे रखेंगे कि कभी भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो रिकवर हो सकते हैं, उस पर डिजिटल सिग्नेचर होना मैंडेटरी है।
अंडरस्टूड? तो व्हाट यू हैव टू डू, एक बार तुम क्या करना, तुमको ये चार्ट दे दिया, बट तुम्हारे पास तुम्हारी बुक में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड पूरा चैप्टर भी है, एक बार रीड करना, सिर्फ एक बार अच्छे से रीड कर लो। रीडिंग मैं बोल भी नहीं हूँ कि लर्न करो, वो रीड करने के बाद बस ये जो चार्ट में लिखा ना उतना उतना मोटा मोटा क्या कर लेना, लर्निंग। बट ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए करना, और किसी चैप्टर के लिए ऐसी चीजें नहीं करेंगे हम, ठीक है? अंडरस्टूड? तो दिस इज योर रेक्टिफिकेशन का टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड नाउ विद द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। मैम पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चन का क्या, आईटीसी के बिना नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि हमने अभी सेक्शन नंबर 50 छोड़ के रखा है, तो वी विल नॉट बी एबल टू डू पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चन। अब हमारा फाइनली वो टाइम आ गया जब इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होते हैं, ठीक है? आज क्या है, इज इट थर्सडे? फ्राइडे, कल से फ्राइडे है, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ मेगा एग्जाम्शन नाउ, पहले मेगा एग्जाम्शन, फिर रजिस्ट्रेशन चैप्टर, एंड देन आईटीसी, सबसे लास्ट में आईटीसी, ठीक है? चलो, तो कल से हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक मेगा एग्जाम्शन।